अब हम देखते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे, अब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न टोपोग्राफी के बारे में। नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न घाट के जो महाराष्ट्र के जो नॉर्थ में पड़ता है, जो कि अरावली माउंटेन है, 2 यूनिट में बांटता है। एक तो कि थार डेजर्ट हो जाता है, पश्चिम में थार डेजर्ट आ जाता है, और ईस्टर्न साइड में गुजरात पड़ता है, जो कि सेट्स ऑफ सेट्स ऑफ इन द कोस्टल रीजन। और बहुत सारा साउथ ईस्टर्न पोर्शन जो राजस्थान का है वो कंपैरेटिवली फर्टाइल एरिया है एंशियंट टाइम से। जो खेतरी कॉपर जो माइंस जो मिलते थे वो वहीं पर राजस्थान में मिलता था। राजस्थान प्लेन में, गुजरात के प्लेन में सेट्स ऑफ कर जाता है, मीन्स कि मिल जाता है, जो कि नर्मदा, तापी, माही और साबरमती रिवर के द्वारा सींचा जाता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन है डेक्कन प्लेटू का, तो गुजरात का है, तो ये लेस रेनी सीजन यहाँ पर काठियावाड़ पेनिनसुला है, और रेनी सीजन यहाँ पर लेस रेनी सीजन है। और उसके बाद ये बहुत ही इंडेंटेड, ये फेयरली इंडेंटेड है, मीन्स कि जो घाट है उसके अंदर पानी आ गया है, जिसके कारण डॉक और हार्बर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेड के लिए, ट्रेड के हिसाब से पोर्ट और हार्बर के लिए बहुत ही उपयोगी एरिया है। इस कारण से यहाँ ट्रेड भी, यहाँ के लोग अच्छे ट्रेडर होते थे। फॉरेन ट्रेड यहाँ का, कोस्टल एंड फॉरेन ट्रेड यहाँ का फेमस था। जो साउथ गंगा जमुना दोआब का जो साउथ का एरिया है, चंबल, जो कि चंबल रिवर से वेस्ट में, और सोन रिवर ईस्ट में, और विंध्या माउंटेन और नर्मदा रिवर साउथ में। तो इसमें स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। ये बहुत ही फर्टाइल बेसिन है। नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, वो तो बहुत ही फर्टाइल है, जो लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री है। और ये 2 पार्ट में बढ़ता है, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट जो है वो विंध्या से कवर करता है, विंध्या वहाँ पर है। और ये गुप्ता टाइम में बहुत ही फेमस था। मध्य प्रदेश गुप्ता टाइम में फेमस था, लेकिन जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है उसमें मालवा है। और ये हिस्टोरिकल एक्टिविटीज का सीन रहा है 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से। मालवा एक इम्पॉर्टेंट हिंटरलैंड है गुजरात पोर्ट के लिए, मतलब कि वहाँ पर हिंटरलैंड है, जहाँ पर कि कुछ ट्रेडर सब वहाँ पर आकर आश्रय लेते थे और वहाँ पर अपना ये करते थे, ट्रेड करते थे। और डेक्कन और नॉर्दर्न पावर के बीच में मालवा और गुजरात के पोजीशन के लिए बहुत ही लड़ा गया है। सातवाहन और शक इसके लिए लड़े 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी AD में। मराठा और राजपूत 18th सेंचुरी में लड़े। तो जितना भी ये जो रिवर है, अभी हम देखें, जितना भी जो ये रिवर है, और कुछ केसेस में माउंटेन है, या कुछ केसेस में ऐसा है कि डेल्टा और प्लेटू से आइडेंटिकल है, तो ये एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये कंस्टिट्यूट करता है। मीन्स की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ पर पनपा। किस में पनपा? तो या तो रिवर जो बाउंडेड है, रिवर उस एरिया में, रिवर के द्वारा बाउंडेड है उस एरिया में, या माउंटेन के द्वारा बाउंडेड है उस एरिया में, या डेल्टा और प्लेटू से आइडेंटिकल है, मीन्स कि डेल्टा ही पर है और प्लेटू पर है। तो ये सब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना ये, और डिफरेंट रूलिंग डायनेस्टी इसमें राइज एंड फॉल किए। डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन चूँकि था एंशियंट टाइम्स में, जिसके कारण भास्ट कंट्री में, और जो नेचुरल फ्रंटायर्स जो था वो डिफेंसिबल था। तो इस कारण से जो रूलिंग क्लास एक रीजन के थे वो दूसरे रीजन में अपना रूल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो इस कारण से जो रीजन था वो एक डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट में
हुआ, मतलब डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट में उसका विकास हुआ। और उसमें लैंग्वेज, लेकिन जो डिस्टिंक्ट कल्चरल यूनिट थे उसमें एक कॉमन लैंग्वेज था, और उस कॉमन लैंग्वेज से डिफरेंट लैंग्वेज निकला। तो इंडो आर्यन जो स्टॉक था वो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में इसका स्टॉक ये कॉमन लैंग्वेज के कारण जो एलिमेंट था, बेसिक कल्चरल एलिमेंट था, वो एक ही तरह का था। और जो साउथ में द्रविडियन था, द्रविड़ विंध्या के साउथ में द्रविडियन था, उसका स्टॉक अलग था। उससे द्रविडियन लैंग्वेज का ही अति हुआ, ये विकास हुआ। और इसमें भी मोर इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत जो था वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में कल्टीवेट किया गया और अंडरस्टूड किया गया। विंध्या जो माउंटेन है ये कंट्री को वेस्ट टू ईस्ट में बांटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बैरियर का काम, एक कुछ हद तक तो एक सेपरेट कल्चरल इवोल्यूशन में तो एक काम किया, लेकिन गिव एंड टेक दोनों तरफ से होते रहा ताकि एक कंपोजिट कल्चर उभर कर सामने आए। तो इस तरह से देखते हैं इस तरह से देखते हैं कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट सेटलर्स और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, और साउथ फ्लोरिशिंग रीजन ट्रेड का बन गया। जो ट्रेडर थे और मिशनरी थे और कल्चरल लीडर थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में गए। मोस्ट रीजन का वेल डिफाइंड नेचुरल फ्रंटायर था, लेकिन जितना भी जो आवश्यकता की चीज़ थी या नेचुरल रिसोर्सेज, ओर्स हो गया, ये सब एक रीजन में सभी रीजन में समान रूप से सप्लाई इसका नहीं था, अलग अलग। तो इसलिए रीजन के बीच इंटर कम्युनिकेशन भी होते रहा। जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लाइटेशन होता है वो कंट्री के हिस्ट्री पर, पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत ही बियरिंग रखता है, हिस्ट्री पर बहुत ही प्रभाव डालता है। जो इंडियन जो फॉरेस्ट जो था, जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया था, वहाँ से गम, फ्यूल, टिम्बर ये सब लाया जाने लगा। बर्न्ट ब्रिक तो उस समय यूज में नहीं था, तो टिम्बर हाउसेज और पैलिसेड जैसे कि से ही घर बनाया जाने लगा। एक इम्पॉर्टेंट सिटी है पाटलिपुत्र, ऊँट का ही बना हुआ था। जो सिटी था ऊँट के ही मकान से निर्मित था। टूल मेकिंग जो था वो बहुत सारा टूल मेकिंग जो स्टोन है, सैंड स्टोन इंडिया में अवेलेबल था। उसके बाद है कि रिवर वैली जो ये है स्कल्पचर जो है वो स्टोन में ही बनाया हुआ मिलता है। कॉपर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था इंडिया में, जैसे छोटा नागपुर, प्लेटू डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम, ये सब में अवेलेबल था। रांची में तो कॉपर, फिर उसके बाद खेतरी माइंस में। तो पोस्ट वैदिक पीरियड या प्री वैदिक पीरियड या जो इंडस वैली के जो लोग थे वे कॉपर का यूज करते थे इम्प्लीमेंट के रूप में या बहुत सारे सामान के रूप में। लेकिन जो है टीन इंडिया में सप्लाई नहीं है इसका अभी, और पूर्व काल में था, लेकिन ये भी बहुत स्कार्स रूप में था। अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था वैदिक में, इंडस पीपल इसको मंगाते थे, इंडस वैली के लोग। तो ये टीन जो लाते थे, इससे मिक्स टीन और कॉपर से मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता है। तो चूँकि कॉपर यहाँ पर पाया नहीं जाता था, इसलिए प्रॉपरली एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो होता है वो इंडिया से नगण्य है, वो इंडिया में नहीं देखा जाता है। बाद में क्रिश्चियन ईरा में अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन ईरा में जब बर्मा और मलाया पेनिनसुला से जब प्लेंटी ऑफ टीन जब आने लगा, तो ये ब्रोंज को लार्ज स्केल पे यूज के लिए पॉसिबल कर दिया, जो कि गॉड के स्टैचू को बनाया जाने लगा साउथ इंडिया में। और बिहार में ये गया, हजारीबाग और रांची से ये
मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये लास्ट सेंचुरी का, ये मिडिल ऑफ लास्ट सेंचुरी का बात है। इंडिया चूँकि रिच पाल टाइम से पाल टाइम में पाया जाता था, तो पाल टाइम में भी हम पाते हैं कि ब्रोंज का मूर्ति वगैरह मिलता था। इंडिया आयरन ओर में रिच है। बिहार, वेस्टर्न साउथ बिहार, ईस्टर्न मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये मिलता है। मगध इसीलिए चूँकि आयरन बहुत ही ज़रूरी था डीप वेजिटेशन को और रेगुलर कल्टीवेशन के लिए, जंगल को काट छाट करने के लिए और वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए आयरन प्लॉ ये सब ज़रूरी था, क्योंकि बहुत जो गहरी मिट्टी होती है उसमें आयरन प्लॉग से ही काम चल सकता है, और चूँकि जंगल का काट छाट आयरन ही कर सकता है, तो मगध राइज किया इसी कारण से, चूँकि आयरन ओर इसके पास, आयरन ओर के नज़दीक ये इसका एक्सटेंट था। अवंती, चूँकि अवंती इसके कंटेस्टेंट रहा बहुत लास्ट तक, चूँकि वहाँ भी उज्जैन से आयरन ओर मिल जाया करता था। सातवाहन और अदर पावर जो साउथ ऑफ विंध्याचल में जो एरोज किए, वे आंध्रा के और कर्नाटक के आयरन ओर को वे एक्सप्लॉइट किए। आंध्र चूँकि लीड में रिसोर्सेज पोजेस करता है, इसलिए आंध्रा सातवाहन प्रथम लीड कॉइन वहाँ मिलता था। उसके बाद हम पाते हैं कि जो कॉइन्स जो होता था, पंच मार्क कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स जो होता था, तो सिल्वर यहाँ पर नहीं पाया जाता था। खड़गपुर हिल डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था। तो लेकिन जो कि अकबर के समय का ये वर्णन है, तो वाइट मेटल चूँकि अर्लीस्ट पंच मार्क कॉइन्स में अभाव था, ये बिहार में भी पाया जाता था, लेकिन चूँकि ये जनरल तौर पर इसका अभाव था, तो इसीलिए सिल्वर का जो वाइट मेटल है, ये सिल्वर का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। उसके बाद गोल्ड डस्ट, जो कि हिमालय के रिवर से, ये जो तराई क्षेत्र जो रिवर से जो बहाया जाता है और रिवर चैनल से जो डिपॉजिट जो कलेक्ट किया जाता है, उसको प्लेसर कहते हैं। लेकिन गोल्ड जो था वो प्रॉपरली कोलार गोल्ड फील्ड ऑफ कर्नाटक में से निकलता है, से उसका दोहन किया जाता था। और गंगा जो डायनेस्टी है, तो इसलिए कोलार यडेस्ट कैपिटल गंगा डायनेस्टी का साउथ कर्नाटक में माना जाता है, जो कि गोल्ड बहुत मात्रा में यूज किया। उसके बाद गोल्ड कॉइन बाहर से भी आता था, रोमन लोग भी लाते थे। तो इस तरह से पाते हैं कि कि गोल्ड उतना फेमस नहीं रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड का उतना अधिक महत्व नहीं रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेशस स्टोन भी यहाँ पर मिलता था, वैरायटी ऑफ प्रेशस स्टोन्स, जिसमें कि पर्ल है, तो ये सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा और साउथ इंडिया में मिलता था। प्रेशस स्टोन जो है इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड होता था। तो और इसका रोम में बहुत ही डिमांड था। तो इस तरह से प्रेशस स्टोन भी। तो लास्टली हम देखते हैं, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उसका ज्योग्राफी किस तरह, इंडियन हिस्ट्री को उसका ज्योग्राफी किस तरह से मोल्ड किया है, जिसमें कि सबसे पहले तो पाते हैं कि हिमालय, मॉनसून, संक्षेप में कह दें कि हिमालय, मॉनसून और रिवर्स, उसके बाद खनिज पदार्थ, टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब मिलाकर इंडियन हिस्ट्री को, मॉनसून, ये सब मिलाकर इंडियन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।